आइए तीसरे चैप्टर में आपका स्वागत है। और तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगरों का पुराने भवनों का संरक्षण। हेडिंग टाइटल है इसका अध्याय 3 का आरंभिक नगर। वेल जसपाल दो कैरेक्टर फिर खड़े किए गए। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे, इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है, राइट? ऐसे आमतौर पर जब आप पुरानी बातें बच्चों को बताएंगे तो कहते हैं इससे क्या फायदा। आइए तो पर यहाँ तो हमारा अतीत की बात हो रही है, हमारा अतीत जुड़ा हुआ है इनसे, तो हम इसको देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी और जिसे सोचकर वह हड़प्पा के खंडहरों से 1000 ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। आपने समझ लिया होगा कि खुदाई चल रहा था, रेल लाइन बिछाने के लिए काम चल रहा था, उसमें ईंटें मिली तो ईंटों को उन्होंने क्या किया, 1000 ईंटें निकाल ली और इससे कई खंडहर जो है वो उजड़ गए, यानी उनकी अस्मिता समाप्त हो गई। इसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। लगभग 80 ईयर्स पहले की बात है, तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातन स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई। 80 ईयर्स पहले क्या हुआ, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्थल को खोजा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातन स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई। इन शहरों का निर्माण, अब डाटा क्या कह रहा है, लगभग 2700 साल पहले 4700 ईयर्स पहले हुआ था। प्राय इतनी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है पुरानी इमारतों को सुरक्षित रहना चाहिए? अब ये नगर कहाँ है? आइए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो यहाँ पर क्या क्या चीज मिला? गुजरात, राजस्थान और पंजाब प्रांतों में क्या क्या मिला? अनोखी वस्तुएं, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण मिले और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले। राइट, इस नगर की विशेषता क्या थी? इन नगरों को में से कई को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना होता था। दो पार्ट हो गया। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचा था, ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को नगर कहा। इन दोनों हिस्से की चार दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी।
इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। इतना बढ़िया था ईटा, ईट की क्वालिटी, कि इसको आज भी ये खड़ी थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे, इससे दीवार खूब मजबूत रहे। इसको इस तरह लगाया जाता था कि ये बिल्कुल मजबूत रहे। नहीं, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो यहाँ है। मोहनजोदड़ो पर खास तालाब बनाया गया था। में खास इसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार भी कहा था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसके पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल कर दिए, ईंट और प्लास्टर, और उसके ऊपर एक परत था चारकोल का। इस सरोवर को दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें पानी डाला जाता था कुएं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये खास टाइम पर, खास समय पर विशिष्ट लोग स्नान करते थे, सबके लिए नहीं थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड समझते हैं? अग्निकुंड एक सेप बना हुआ, खुदा हुआ, और उसके चारों तरफ दीवारें बनी रहती थी, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे, जैसे हवन वगैरह करने के लिए हम लोग बनाते हैं। यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल कुछ ऐसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते थे। और बड़े बड़े क्या मिलते थे? स्टोर हाउस। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए महान स्नानागार कैसे होते थे। चारों तरफ से सीढ़ियां थी, कमरे थे, और जब पानी डाला जाता था और फिर पानी को जरूरत खत्म होने के बाद निकाल दिया जाता था। कल भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। इस घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। इसको एक सीधा लाइन में बनाया जाता। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। ये तय हुआ कि ढलान नहीं हुआ पानी निकलेगा नहीं, क्योंकि पानी आसानी से बह सके। ताकि पानी आसानी से बह सके, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। ये जुड़ते कहाँ थे? ये जुड़ते थे सड़कों से। राइट, जोड़ दिया था, जो बाद में नालों में मिल जाती थी। नालों में के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल आप समझते हैं, जहां से सफाई हो सके, इनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण बिल्कुल एक प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। अब यहाँ पर वर्णित घर, पिछले अध्याय में वर्णित घरों में क्या अंतर देख रहे? कोई दो अंतर आप कैलकुलेट कीजिए, अपने मन में लाइए। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। अब ये कल्पना है कि इसका जो सिटी लाइफ था वो कैसा था। तो इसका जो सिटी था वो बहुत नॉइजी होगा, हमड्रम से भरा हुआ होगा, जहां पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये खास इमारत बनाने के प्लानिंग में रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, मतलब अपनी जरूरत की सारे सामान, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शासक लोग खूबसूरत मन को तो सोने चांदी से आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में
लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद उन्हीं चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। नगर में कौन रहते थे? लिपिक, और ये क्या करते थे? मुहर पर लिखते थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, मगर सब कुछ बची हुई नहीं है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों से किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग ये लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही साथ लाते थे सुदूर देशों की किस्से, कहानियां, मिट्टी से बने खिलौने जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये स्वाभाविक है कि यहाँ के लोग बाहर भी जाते होंगे, वहां से बहुत सारी सामान लाते होंगे, बहुत तरह के खिलौने। जो लोग जहां जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं लोग। सबसे ऊपर देखिए मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, और बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर एक चित्र एक खास लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई डिसिफर नहीं कर पाया, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाई और मिट्टी के पके हुए मिट्टी के खिलौने हैं। देखिए, आइए नगर और नए शिल्प। अब सिटी देखते हैं और उसके बाद नया तरीका, नया आर्किटेक्चर, नया ढंग, नया क्या क्या सामान नया कैसे बन रहा है। देखिए नगर। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। कुछ सामान जो वहां मिले उसके बारे में पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सभी आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। क्या क्या है? मनका है, बाट है और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मोहरें बनाते थे। इस आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? यहाँ पर एक क्वेश्चन। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितना साल पहले? 7000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान में ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। ज्यादातर वस्तु कैसे बनी, इसको एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पचिकारी करना तथा आदि। 26 पेज पर देखेंगे आप कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया, उसमें उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं या फिर महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष होते हैं। तो सिर्फ मेल नहीं कर सकते, फीमेल भी कर सकते हैं, और दोनों इसमें। आइए फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है।
उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। क्या बनता था इससे? मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, अब कच्चा माल कहाँ से आता था, ये भी एक सवाल है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिले होते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, फिर उन्हें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। तो क्या क्या वो बाहर से मंगाते थे? वहां क्या क्या मिलती थी इनको? तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से कई चीज वहां मिलती थी। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, कुछ बहुमूल्य स्टोन्स थे, उसको ये लोग बाहर से मंगाते थे। तो तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर से आयात करते थे। आयात आप समझते होंगे, आयात बहुत सिंपल वर्ड है, अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग कहां से मंगवाते थे? राजस्थान से। जहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कहां से? ओमान से। ओमान कहां है? पश्चिमी एशिया में। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात, फिर वही वाली बात। तो देखो अभी हम लोग कहां से, ओमान से क्या मंगाए? पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा बनाए। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ईरान का आपने नाम सुना होगा। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, सोना कहां से आता था? आधुनिक कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इधर देखिए कुछ खिलौने हैं। एक खिलौना दिख रहा है, उसको देखा जाए, गाड़ी दिख रही है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। खिलौना है और दूसरी ओर एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। अब बच्चा का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले पुरुष ज्यादातर किसान होते हैं, ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात है कि हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। अब भोजन क्या था इनका? लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। क्लियर है? क्या करता था? खेती करना था और पशुपालन करना था। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अवशेष से क्या पता चलता है कि कौन कौन पौधे के अवशेष से क्या क्या पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या उपजाते थे। तो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और सरसों उगाते थे। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा ले कि हड़प्पा के लोग क्या क्या उपजाते थे। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्राय लकड़ियों से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए कुछ अन्य तरीके लोग अपनाते थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों में की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। क्या पालते थे?
गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होती थी, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाए जाते। ये प्रचलन हमने हाल के वर्षों में भी देखा है। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो क्या क्या पकड़ते थे? मछली और बेर इकट्ठा करते थे और हिरण का शिकार करते थे। हिरण का शिकार तब भी और अब भी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला एपिसोड में चलते हैं। गुजरात, एक मिनट, हड़प्पा के लोग किस जानवर का शिकार करते थे? एक बार फिर से दोहराते हुए, हिरण का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब इस समय के नगर को एकदम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं लोग। कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ओहो, बहुत खूबसूरत चीज है धौलावीरा। धौलावीरा, यहाँ वहां साफ पानी मिलता था, लेकिन जमीन उपजाऊ थी। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन क्या थे? उपजाऊ थे। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। जहां सभ्यता हड़प्पा काल के नगर दो पार्ट में बटा, वहीं धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। क्या डिफरेंस है बाकी से इसका कि बाकी जगह जो है हड़प्पा सभ्यता के जो सिटीज हैं वो 2 पार्ट में बटे थे, जबकि धौलावीरा 3 पार्ट में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। चारों तरफ क्या था? पत्थर का ऊंचा दीवार, पत्थर की ऊंची दीवार थी। अब उसके बाद इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इसके नगर में एक खुला मैदान भी था, एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया। ये अभिलेख किस पर लिखे गए हैं और जड़े गए हैं? ये लकड़ी पर। यह एक अनोखा अवशेष है। आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरों जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, मगर यहाँ पर लकड़ी का मिला। तो अब गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती में एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर। अब देखो, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा नगर लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा भी बहुत खूबसूरत है। धौलावीरा का अलग से वीडियो भी बना हुआ। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी थी। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन तथा मोहरबंदी मिले। अब इधर क्या है? लोथल बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा, लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता रहा होगा। ऐसे भी लोथल को बंदरगाह के तरह ही ट्रीट किया जाता है इतिहास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी लोथल में थे, अब लोथल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जो संभवतः मनके बनाने का काम होता था। वहां क्या काम होता था? मनके बनाते थे। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं।
मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए अनेक मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित करती कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोग इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल की आयात की काफी कमी हो गई। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। अचानक सब कुछ एक अलग डायरेक्शन में जाने लगा और कहानी एक दूसरी दिशा में मुड़ने लगी, और वो दिशा है चीजों के अंत की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अब हमारे सामने जो विषय है वो ये है कि ये जो है मतलब इसका अंत, इसका आखिरी फॉर्म कैसा रहा, इसको देखते हैं। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया, और इसके कई कारण हो सकते हैं। ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। और यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा फैक्टर है जिससे सारा सिटी ही बर्बाद हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। कुछ बातें एज्यूम की जा रही है। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूरब और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके बाद इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप 5 और 8 में पढ़ेंगे। 14 साल बाद अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। वाह, कल्पना करो। यह बताओ तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे। ये आज के लोग कल्पना कर लें तो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा नगर दुर्ग, नगर लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चे माल, हल, सिंचाई जैसे शब्द आपके लिए इसमें आएंगे। और सिंचाई का मतलब इरिगेशन, कच्चा माल रॉ मटेरियल्स कहते हैं इसको। हल के अलग अलग शब्द होते हैं, कहीं प्लॉ इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम लोग परीक्षा वाले हैं। देखिए, एक लेसन और पूरा होने के बाद 4 पर मैं एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन 4th लेसन पूरा होने के बाद। मेहरगढ़ में कपास की खेती कितने साल पहले होती थी। फिर से रिपीट कीजिए, अपने आप को याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, बहुत खूबसूरत है। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती थी। बुलाइए, इस मंत्र को कम से कम 10 बार जाप कीजिए कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती थी। कब होती थी? 7000 साल पहले। क्या होता था? कपास की खेती। कहां होता था? मेहरगढ़ में। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले। कब? 4700 साल पहले सिटी का स्टार्टिंग हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ के कपास की खेती कब? लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ
4700 साल पहले। और हड़प्पा के नगरों की अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले।